ओके सर। आप सभी को नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा सुतार आज के लिसन संवाद के सत्र में आप सभी शामिल होने वाले माननीय सदस्यों का दिल से स्वागत करती हूँ। नए साल और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज आपने समय निकाल कर यहाँ उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आज का लिसन संवाद सत्र खास तौर पर इस उद्देश्य से आयोजित किया है ताकि हम टेक्नोलॉजी अपडेट्स और बैंकिंग डोमेन इनसाइट्स दोनों पर एक साथ चर्चा कर सके। यह सत्र आपको इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ उपयोगी भी लगेगा। मैं आज के संवाद के विषयों पर चर्चा करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। आज के संवाद में हम दो बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं और अंत में क्वेश्चन और आंसर सेशन रहेगा हर बार की तरह। पहला विषय रहेगा लिस्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस न्यू रिलीजेस और इस सत्र में हमें आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप के लेटेस्ट फीचर्स, नए एनहांसमेंट्स और किए गए इम्प्रूवमेंट्स का एक छोटा सा वॉक थ्रू देंगे जिससे ग्राहकों को और भी बेहतर डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस मिल सके। कीनोट सेशन रहेगा दूसरा विषय बैंक ट्रेजरी एंड फंड्स मैनेजमेंट। यह विषय किसी भी बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही अहम होता है। इसमें हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, रेगुलरिटी कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। अब मुझे आज के कीनोट स्पीकर के बारे में जानकारी देते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। ट्रेजरी और फंड्स मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज हम एक अत्यंत अनुभवी और सम्मानित बैंकिंग प्रोफेशनल से सीखने का अवसर मिल रहा है। आज के कीनोट स्पीकर रहेंगे श्री विजय बोरगांवकर सर। विजय सर, आपको लिसन संवाद की 21वीं कड़ी में हृदयपूर्वक स्वागत है। लिसन संवाद पिछले 2 साल से लिस्ट को अपने कस्टमर और लिस्ट में रुचि रखने वालों को जोड़ रहा है। आशा करती हूँ ये सत्र आपके लिए भी बहुत मजेदार रहेगा। वेलकम अगेन सर। इनके पास बैंकिंग सेक्टर का गहरा अनुभव है और एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है जो इस सेशन को बहुत ही इंसाइटफुल बनाने वाला है। विजय सर को बैंकिंग इंडस्ट्री में 32 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है और 25 से अधिक वर्षों का अनुभव ट्रेजरी और बैंकिंग ऑपरेशंस में है। उनका प्रोफेशनल सफर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और डे टू डे ऑपरेशनल मैनेजमेंट दोनों में गहरी समझ को दर्शाता है। विजय सर की एकेडमिक जर्नी इस प्रकार रही है कि 2012 में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद 2014 में IIBF मुंबई से डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड फाइनेंस, 2017 में ICFAI यूनिवर्सिटी में MBA का पार्ट 1। सर के करियर के कुछ प्रमुख हाइलाइट्स इस प्रकार है। जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड जो एक मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है, वहां सर ने बैंक के ग्रोथ जर्नी में एक अहम भूमिका निभाई है। बैंक जहां 5 ब्रांचेस और 21 करोड़ टर्नओवर से शुरू हुआ, वहीं सर के योगदान से ये 91 ब्रांचेस और 6000 प्लस करोड़ बिजनेस मिक्स तक पहुंचा। 1 अगस्त 2023 में सर ने रैयत सेवक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सातारा में जनरल मैनेजर के रूप में कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेटअप, अकाउंट्स, IT और ओवरऑल बैंक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई। सर ने कई मेजर इंफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स को भी लीड किया है, जैसे डेटा सेंटर का क्लाउड माइग्रेशन हो, डिजिटल पेमेंट चैनल्स का इम्प्लीमेंटेशन, IMPS और UPI, MIS मॉनिटरिंग और कंप्लायंस सिस्टम्स को RBI रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अनुसार मजबूत करना हो। अपने करियर के दौरान सर ने कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य किया है। द कोल्हापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोल्हापुर, जहां सर वर्तमान में CEO के रूप में कार्यरत है। श्री वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रैयत सेवक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। आज के सत्र में श्री विजय बोरगांवकर सर हमें बैंक ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट पर अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल इंसाइट्स साझा करेंगे। सेशन में शामिल होंगे ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड टू एंड ट्रेजरी सेटअप, ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड वर्कफ्लोज, बैंकिंग एनवायरनमेंट से जुड़े बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स।
यह सेशन न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा, बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी क्लियर करेगा। आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। आइए इस सेशन को इंटरैक्टिव, एंगेजिंग और लर्निंग रिच बनाते हैं। इसी के साथ मैं आज के सत्र को हमारे कंपनी के सीईओ सीटीओ श्री गिरीश सर को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद एंड ओवर टू यू सर। धन्यवाद पूजा जी। सभी को नए साल के बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ और आप सभी को 21st सेशन में सभी को स्वागत है। स्पेशल वेलकम टू विजय बोरगांवकर सर कि आपने अपनी समय निकाला और हमारे लिए इस बात के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हो जो ट्रेजरी है। और ट्रेजरी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो दो चीज़ें होती हैं, हो रही हैं आज के दिन में हमारे कंपनी में। वो एक कि ट्रेजरी बैंकों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उसके रिलेटेड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस को भी ऑटोमेट करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ उसके बारे में बताऊंगा कि हम लोग जो नया इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बनाए हैं वो कैसे बैंकों को ट्रेजरी मैनेजमेंट में भी थोड़ा मदद में आएगा। तो मैं हर बार की तरह इस बार का भी बात अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करके आप सभी से शेयर करूंगा। तो मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, तो कोई बताए कि मेरा स्क्रीन आप सभी लोग देख पा रहे हो या नहीं। यस सर, दिख रहा है सर। आई विल रीशेयर अगेन बिकॉज थोड़ा सा चेंज करना था मुझे। तो यस यस दिख रहा है। ओके, फिर से सभी को सहर्ष स्वागत 21st लेसन संवाद में। उन सभी को भी स्पेशल थैंक्स जो लिस्ट के बारे में बहुत रुचि रखते हैं। हर बार हमें बहुत खुशी होती है कि लिस्ट कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो नॉन लिस्ट कस्टमर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम भरपूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि संवाद उन सभी के लिए भी उतना ही उपयोगी हो जो हमारे लिए है। तो सबसे पहले सबको नए साल की बहुत सारे बधाइयाँ। और मैं चाहूँगा कि ये वर्ष सबको और ज़्यादा समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य लेकर आए। तो विशिंग एवरीवन वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो इसके अलावा भी संक्रांति अभी होके गई है, तो आप सभी को भी मकर संक्रांति की भी भरपूर बधाइयाँ। और जैसे आप हमारे सोशल साइट पे देखे हैं कि संक्रांति हमारे लिए इसलिए स्पेशल था क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे चीज़ों को हम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो साल है ये हमारे लिए नए हॉराइजॉन मतलब क्षितिज, नए सिस्टम्स लेके आए। हम लोग नए जगह को हम लोग जाएं और हमारे लिए नए सक्सेस मिले। आप सभी के लिए भी मकर संक्रांति ऐसा हो जिससे कि आप अपनी बढ़त इस साल में देख पाओ। तो विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति बिलेटेड विशेस। तो अभी मैं हर सत्र की तरह इस सत्र में भी अपनी बात को ये प्रेजेंटेशन के थ्रू रख रहा हूँ। और जैसे हर बार होता है कि हम अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करते हैं आप सभी को कि पिछले महीने लिस्ट के लिए कैसा रहा, लिस्ट में क्या क्या हुआ, और वो लगभग डिपार्टमेंट लेवल के इंफॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं ताकि आप सभी को पता रहे कि हम लिस्ट की तरफ से क्या क्या चीज़ों को कर रहे हैं जिसको चलते आगे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगे। और आप सभी को ये बात पता है और ये
चीजों को हम करते आ रहे हैं कि जो भी बैंकों के लिए, सोसाइटीज के लिए, आपके ऑपरेशन करने के लिए जो मदद होने वाला है, उन सभी चीजों को हम करेंगे। तो मैं अगले स्लाइड पे बढ़ता हूं और संख्ये가 तुमचं नाही कर जर आपण लोक सर आपका सुनाई नहीं पड़ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ओके, अभी आप सुन पा रहे हो? यस सर। Yeah, to be a little careful about if somebody does the mute on. हाँ, ओके। तो कस्टमर डिलाइट वो सेक्शन है जहाँ पे हमें बहुत खुशी होती है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं जो अब भी आप तक पहुंचा सकते हैं हम लोग। उसमें से सबसे पहले है फ्रिक्शनलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बैंक को, सोसाइटी को, कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए जो दिक्कतें आती हैं उन सभी को बहुत बढ़िया तरीके से एड्रेस करता है। और अभी ये हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हम उससे खोल पाते थे। अभी बाकी सारे तरीके के अकाउंट भी हम आगे चल के इसको यूज करके ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर को एफडी, आरडी या जनता ठेव ऐसे कुछ अकाउंट टाइप के कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है तो अभी हमारे फ्रिक्शनलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग उन सभी चीजों को एड्रेस करती है। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हम सभी अकाउंट टाइप्स को ये फ्रिक्शनलेस कस्टमर ऑनबोर्डिंग थ्रू ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो आरबीआई कंप्लायंस बना के रहने का जो फोकस है वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। उसके तरफ पिछले कुछ 2-3 संवादों में मैंने बताया कि चाहे वो प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट हो या डेटा लॉस प्रोटेक्शन हो, उनके रिलेटेड सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा जो डेटा लॉस प्रोटेक्शन वाला जो सॉल्यूशन है ये हमने एक बैंक में पायलट की तरह शुरू किया था और अभी वो 2-3 बैंक हमसे वो सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी आरबीआई कंप्लायंस के रिलेटेड, स्पेशली डेटा लॉस प्रोटेक्शन के एरिया में अगर आपको कुछ करना है तो आप हमसे रीच आउट कीजिए और हम लोग आपको हमारा सोल्यूशन क्या है, वो कैसे काम करता है, आपके लिए कैसे काम करेगा, चाहे वो ऑन प्रीमाइस हो या क्लाउड में हो, सभी में वो काम करने वाले सोल्यूशन है। तो अगर आपके वो डेटा लॉस प्रोटेक्शन, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे साथ क्लाउड में जुड़ रहे हैं और हमारा क्लाउडिफिकेशन एक्सरसाइज चल रहा है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे नए सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर उसमें पहले बात बताऊं जो मेरे मार्केटिंग की तरफ से आ रहा है तो वो हम जो पिछले सत्र में रिलीज किया था, अनाउंस किया था, वो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल, इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी इंजन जो हमारी तरफ से है। तो नए सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे जो हमारी तरफ से हमने मार्केट को लॉन्च किया है उसमें से सबसे पहला वाला है कि सर फिर से आवाज बंद हो गई। ये लाइट लॉन्च जो हमने पिछले महीने किया था कि लाइट एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है और ये लिस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी इंजन के लिए बनाया गया है। ये उस मॉड्यूल के बारे में बात हो रही है जो हमने पिछले संवाद के सत्र में उसको लॉन्च किया था। अभी उसका पायलटिंग चल रहा है और हम आगे चल के बहुत सारे बैंकों को और सोसाइटीज को जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑटोमेशन करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिस्टम्स को लेके आना है, तो वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मॉड्यूल हमने बनाया है। मैं चाहूंगा आपको लेना है या नहीं लेना है वो बाद में देखिए, बट इसका
ये प्रोडक्ट क्या है, हमने इसको किस तरीके से बनाया है, कौन से यूजर को ये इफेक्टिव रहेगा, या ये कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके बारे में देखें। इसके अलावा भी हम आज के दिन में एसएमएस मित्रा के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत सारे हमारे बैंक इसको यूज कर रहे हैं। ये वो मॉड्यूल है जो बैंक इसलिए लेती हैं, एक तो कंप्लायंस है, दूसरा हर कोई आपके कस्टमर के अकाउंट की सिक्योरिटी को उन्हीं के हाथों से मैनेज करने देना, तो एसएमएस मित्रा का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी एसएमएस मित्रा हम अपनी तरफ से बहुत उसके ऊपर फोकस लेके चल रहे हैं। पिछले संवाद में मैंने बताया था कि जो पीपीएस के इंटीमेशंस होते हैं वो भी आप एसएमएस भेज के अचीव कर सकते हो। आपका कंप्लायंस जो हर एक बैंक को देना होता है कि एक ऐसा नंबर हो जहां पे कस्टमर्स कॉल करके उनके अकाउंट को ब्लॉक करें, वो वाला फैसिलिटी एसएमएस मित्रा आपको देता है। इसके अलावा भी मार्केटिंग सोशल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो पिछले महीने हमारे लिए बहुत स्पेशल था। हमने अपनी टीम के साथ हमारे कंपनी के लोगों को यूज कर, मतलब सारे मिलके हमने एक प्रीमियर लीग बना के खेल खेला। लिस्ट प्रीमियर लीग पिछले महीने हमारा हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट किया। आगे वाले कुछ दिनों में हम आपको सोशल मीडिया पे इसका अपडेट देंगे। तो हमारी तरफ से बहुत चीजों को हम कर रहे हैं, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हम आगे चल के देखेंगे कि लिस्ट प्रीमियर लीग जो है इसको कैसे हम आप लोगों को भी इसमें यूज मतलब इंक्लूड करें, इसके बारे में भी हमारी सोच है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल से बने रहे। हम यूट्यूब में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, और सभी के यहाँ list_software ये हमारा कॉमन हैंडल है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप में हमारे सोशल और मार्केटिंग साइट से जुड़े रहें ताकि आपको सभी नए चीज हम जो कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी मिले। तो ये था मार्केटिंग के तरफ का अपडेट। तीसरा अपडेट मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा पिछले महीने के, वो है इंजीनियरिंग अपडेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मतलब ये जानने के लिए कि हमें क्या कस्टोडियन में क्या एनहेंसमेंट मिल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि मल्टीपल नॉमिनेशन। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई मल्टीपल नॉमिनेशंस को एनेबल करने के लिए मैंडेट किया था। तो बहुत कम टाइम में ये मल्टीपल नॉमिनेशन वाला फैसिलिटी हमने इंप्लीमेंट करके सबको, जो लोग लेटेस्ट हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन सबको ये रिलीज कर दिया है। मुझे लगता है कि 2-3 हमारे पायलट कस्टमर्स हैं वो मतलब जो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं, और बाकी सभी जो भी अगर लेटेस्ट हमारा कस्टोडियन के वर्जन लेंगे तो उन सभी को मल्टीपल नॉमिनेशन का फैसिलिटी मिल जाएगा। उसके अलावा भी सीआरआर एसएलआर चेंजेस जो आरबीआई ने मैंडेट किया था उसको हमने किया है इंजीनियरिंग की तरफ से। एक और बड़ा अपडेट है इंजीनियरिंग और एमटेक की तरफ से कि हम मर्चेंट क्यूआर फैसिलिटी ये हमारे क्रेडिट सोसाइटी तक पहुंचाने की कोशिश में लगभग सफल हो चुके हैं, और हमें लगता है कि हमारे जो सोल्यूशन है वो कंप्लायंट भी है और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसके लिए बड़ी मेहनत लगी हमें कि ये सारा इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आज के दिन में हमारे पास मर्चेंट क्यूआर फैसिलिटी है। हम पायलट कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, आगे चल के उनके साथ काम करेंगे, बट हम इसके बारे में कॉन्फिडेंट है कि मर्चेंट क्यूआर जो बहुत दिन से क्रेडिट सोसाइटीज को जो मिलनी थी वो अभी आगे चल के मिलेंगी। इसके अलावा भी चेंजेस इन यूआईडी और यूडीआईडी जो रेगुलेटरी की तरफ से चेंजेस अपडेट आए हैं उन चेंजेस को भी हमने किया है। ये सारे चेंजेस सिर्फ हम लोग इंजीनियरिंग में नहीं किया है, हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल जो है आपके एड ऑन्स है उसमें भी किया है, चाहे वो मर्चेंट क्यूआर हो या इन्वेस्टमेंट के मॉड्यूल हो और एएमएल के रिस्क कैटेगराइजेशन हो, ये सारे अपडेट्स हमने एमटेक मॉड्यूल्स में भी किया है। तो जो भी कस्टमर जिनको एएमएल के परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज थे, स्पेशली रिस्क कैटेगराइजेशन में बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसा हालत हो गया था कि रिस्क कैटेगराइजेशन चलाते बहुत टाइम लेते थे हमारा सिस्टम, तो वो हमने उसके ऊपर काम करके फाइनली उसका सोल्यूशन हम निकाल पाए। तो आज के दिन से एएमएल का जो मॉड्यूल है वो स्मूथ चलना चाहिए, आपके रिस्क कैटेगराइजेशन बहुत जल्द होना चाहिए। जो
लगभग बहुत 10 घंटे 11 घंटे जो लेता था, अभी वो लगभग 10 मिनट 15 मिनट में करने का जो ऑप्टिमाइजेशन हमें करना था वो हम कर चुके हैं। अगर किसी को एएमएल रिस्क कैटेगराइजेशन के मामले में किसी को दिक्कत है हमारे कस्टमर्स को, वो हमें रीच आउट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये एमटेक के भी अपडेट्स है। हमने मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन के लिए जो एड ऑन में अपडेट लेके आना था वो किया। CKYC का पायलटिंग हम कर रहे हैं और उसका जो भी अपडेट चाहिए था रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम कंप्लायंट है। मैंने इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल ट्रेजरी मॉड्यूल के बारे में ऑलरेडी बात किया है। हमारे 2-3 बैंकों के साथ इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की पायलट चल रही है और एएमएल रिस्क के बारे में मैंने बात किया है। अगला अपडेट आ रहा है क्लाउड की तरफ से। हम क्लाउडिफिकेशन को बहुत महत्व देते हैं। आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल से बहुत सारे हमारे कस्टमर्स क्लाउड पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि लगभग 35 हमारे कस्टमर्स एडिंग टू अबाउट 700 प्लस ब्रांचेस, वो सारे हमारे कस्टमर्स क्लाउड पे आ गए हैं। हम उन सभी कस्टमर्स को सपोर्ट देना चाहते हैं कि जो क्लाउड पे आना चाहते हैं फॉर मोर कंप्लायंस, और बैंक को लगता है कि हम बैंकिंग के ऊपर फोकस करेंगे और टेक्नोलॉजी को लिस्ट वाले हैंडल करें तो क्लाउडिफिकेशन बहुत आसान है। हमने लगभग 30 से ज़्यादा क्लाउड मूवमेंट किए हैं। तो हमें अपने ऑन प्रेमाइज सिस्टम को क्लाउड पे लेके जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हमारे हो चुकी है। तो कोई भी कस्टमर को इसके ऊपर एक्सप्लोर करना है, समझना है कि आपके लिए क्लाउड फिट होता है नहीं होता है, ये हमसे रीच आउट हो सकते हैं। हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करके आपको देंगे और आपको बताएंगे कि क्लाउड आपके लिए सही है, सही नहीं है, अभी जाना है, 6 महीने के बाद जाना है। ये सारा चीज आप और हमसे बीच हो सकता है और हम उन कस्टमर्स को क्लाउड पे लेके जाने के लिए खुश रहेंगे जो अभी इसका डिसीजन ले चुके हैं। तो इस महीने या पिछले महीने हमने 2 और कस्टमर्स को क्लाउडिफाई किया है। इसके अलावा क्लाउड के रिलेटेड मैटर्स में, कंप्लायंस के रिलेटेड मैटर्स में मैंने प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट सोल्यूशन और डेटा लॉस प्रोटेक्शन वाला जो सोल्यूशन है इसके बारे में ऑलरेडी बात किया है। हमारे पास दोनों सोल्यूशंस लाइव है। आपको दोनों चाहिए या उसमें एक चाहिए तो आप हमसे रीच आउट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो BAU के काम में एक और काम आता है कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स के यहाँ ऑडिट्स चलते हैं, RBI के ऑडिट या थर्ड पार्टी ऑडिट्स। तो हम अब तक बहुत सारे ऐसे ऑडिट्स में पार्टिसिपेट किए हैं। आगे चल के हमारा ऑडिट पार्टिसिपेशन भी रहेगा और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि ऑडिटिंग का जो पूरा एक्सरसाइज है इसको कैसे ऑटोमेट करें, आपके लिए भी आसान बनाएं, हमारे लिए भी आसान बनाएं। इसके चलते हम लोग और थोड़ा अगले संवाद में मैं बात करूंगा। तो कंप्लायंस की जो मैटर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। आखिरी अपडेट मेरे तरफ से पिछले महीने का सपोर्ट के ऊपर रहेगा और सपोर्ट में हम 25.4.1 जो हमारे हिसाब से लेटेस्ट वर्जन है, बेसलाइन वर्जन है, वो वर्जन को रोल आउट करना शुरू किए थे और सारे हमारे कस्टमर्स को रोल आउट इसका कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 2 कस्टमर्स को क्लाउडिफिकेशन कर रहे थे तो उनका क्लाउड माइग्रेशन में भी हम बिजी थे पिछले महीने, अदर देन BAU। और हम सर्विस एक्सेलेंस, हम अपनी सपोर्ट को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे आप और आसानी से हमारे सपोर्ट ले पाओ, इन सभी के ऊपर जो हम एक प्रोग्राम बनाए हैं उसको हम सर्विस एक्सेलेंस बोलते हैं। तो सर्विस एक्सेलेंस में भी बहुत ज्यादा काम हमने किया है। इसके बारे में और ज्यादा स्पेसिफिक अपडेट्स हम अगले संवाद में लेंगे। तो ये थे हमारे पिछले महीने के अपडेट्स एंड ओवरव्यू। किसी को भी कुछ भी अगर और ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो अभी के लिए आप चैट में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस डाल सकते हैं। पूरा सेशन होने के बाद हम लोग चैट में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से आपको उत्तर देंगे। तो ये पिछले महीने था हमारे लिए। आगे वाले महीने हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी में जहाँ पे काम चल रहा है इसमें ये 3-4 कामों के ऊपर मैं बताना चाहूंगा। एक रहेगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के रिलेटेड।
मैं लगातार पिछले 3-4 संवादों में बताता आया हूं कि हमारे लिए और आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैसे इतना महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हमारे लिए किन चीज़ों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है और इससे आपको और हमें क्या मदद मिलेगा, इसके बारे में आप बहुत जल्द ही हमारी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस देखोगे। तो एआई और एमएल के ऊपर भरपूर हमारी तरफ से काम चल रहा है और इसके बारे में हम जनवरी में भी बहुत खूब काम करेंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल हमारा लॉन्च हो चुका है, तो हम इसके पायलट और ज़्यादा बैंकों के साथ करेंगे। हमारी प्लान है, हमारी सोच है कि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद नए फाइनेंशियल ईयर एंड में शुरू से बहुत सारे बैंक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल को यूज़ करें और उसके जितना मेहनत करके हमने पिछले 1 साल में इस मॉड्यूल को बनाया है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका उपयोग लो। तो इन्वेस्टमेंट के पायलट हम कर रहे हैं और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम उनके साथ भी कर सकते हैं। क्लाउडिफिकेशन, दो जो बैंक नए बड़े वाले जो हैं, इसका क्लाउडिफिकेशन खत्म हो जाएगा जनवरी में और वो क्लाउड पे लाइव हो जाएंगे। मेरा फिर से सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है इसको सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे वीडियोज है उसको लाइक करें और हम अपनी कंपनी में क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे अराउंड क्या हो रहा है, इन सभी का भरपूर इंफॉर्मेशन हम लोग अपनी सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है इन सभी का आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और सबसे आखिर में मैं जैसे हर बार की तरह फिर इसके बाद इस बार भी आप सभी से स्पेशल अनुरोध करूंगा कि आपको जब कभी भी हमारे कोई भी सिस्टम यूज करते हुए कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो मैं चाहूंगा कि आप एफआईआर को बिना भूले यूज करें। आप सभी जानते हैं एफआईआर हमारा बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारा एफआईआर यूज करके आपकी प्रॉब्लम को 1 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक रील बना सकते हैं और आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम हमने ऐसे बनाया है कि रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा, ताकि आपके प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से समझ पाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एफआईआर को और थोड़े ज़्यादा यूज करो, आपके प्रॉब्लम्स हमें जल्दी समझ में आए उसके लिए। तो ये थे मेरी तरफ से इस महीने का अपडेट। अगले वाले महीने में हम क्या करने वाले हैं इसका अपडेट। और जैसे मैंने बताया, संवाद आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए हम लोग इसको चलाते हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि हम 21 संवाद सेशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आगे भी करते रहेंगे और हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि हर एक संवाद के सत्र में की नोट स्पीकर को हम इनविटेशन दें। इस बार जो विजय बोरगांवकर जी जो है, तो आपको भी उससे बहुत मदद मिले। आपके आज के सेशन और की नोट होने वाला है ट्रेजरी रिलेटेड मैटर, तो ट्रेजरी को कैसे यूज किया जा सकता है, जिसमें भरपूर उनका एक्सपीरियंस है। तो विजय बोरगांवकर सर, अगर आप कॉल पे हैं तो नमस्कार आपको। और हम लोग एक और छोटा सा सेशन करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। तो आप सभी को फिर से नए साल की और बहुत बधाइयाँ। और मैं अभी अगले सेशन की ओर बढ़ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि तौफीक जी अपनी तरफ से नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो हमने बनाया है, जो बहुत दिन से सभी कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन था, तो वो उसके बारे में जानकारी दे, उसको आपको दिखाए और आप सभी लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो नया डिजाइन के साथ आ रहा है उसको देखिए। और जो लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके लिए अपग्रेड हम दे देंगे। और जिन लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन नए से शुरू करना है, हमें बहुत खुशी रहेगा कि हम लोग नए डिजाइन के साथ आपके साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, सभी को धन्यवाद फिर से। ओवर टू तौफीक जी। नमस्कार सभी को। आप मेरा
मैं अभी मोबाइल बैंकिंग में जो चेंजेस आए हैं उसके रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो मैं अभी के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डायनामिक थीम प्रोवाइडर। जिसका मतलब ये है कि बैंक पूरा राइट्स रहेगा कि उनके एप्लीकेशन में वो खुद से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक उनके एप्लीकेशन का कलर क्या होना चाहिए, उनके फॉन्ट्स क्या होने चाहिए, एप्लीकेशन मेनू के स्टाइल क्या होने चाहिए, वो पूरा उसका हैंडलिंग जो है और उसका डिसीजन जो है वो पूरा बैंक के हाथ में रहेगा। सेकंड है यूआई ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अभी ये जो है हमारे पास एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में हमने फैसिलिटी दी है कि बैंक को जो कलर चाहिए, प्राइमरी थीम क्या रहेगी, प्राइमरी कलर क्या रहेगा, फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगी, या हमसे एडमिन एडमिन पैनल से हम सब चेंज कर सकते हैं। पैकेज नेक्स्ट जो है लॉगिन स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन था वो लेफ्ट साइड में उसका यूआई था, तो हमने ये नया वाला अभी माइग्रेट किया है, पूरा इम्प्रूवमेंट किया है उसमें। उसमें अभी है क्लीन लेआउट तो आएगा ही आएगा, बायोमेट्रिक ऑप्शन भी हमने इसमें प्रोवाइड किया है, और यूजर फ्रेंडली भी ज्यादा से ज्यादा रहेगा। तो जो बहुत सारे दिनों से हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड पे चलती है, बहुत सारे बैंकों के यूजर्स में उनका आईफोन हो सकता है आजकल। हम आईफोन बहुत सारे हमारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम पिछले 6 महीने से हम इसके ऊपर लग के अभी हम लोगों ने ये पूरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन कैसे बनाएं, एप्लीकेशन बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे बनाएं ताकि वो एंड्रॉयड पे, फोन पे भी चले और आईओएस पे भी चले, और लुक एंड फील उसका ऐसा हो जिससे कि आपको भी लगे कि बहुत बढ़िया एप्लीकेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया दिखने वाला, बहुत बढ़िया काम करने वाला जो एप्लीकेशन है वो वैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो हमारा एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, बहुत सारे बैंकों को हमने दी है, उसके स्क्रीनशॉट्स है। और राइट साइड में जो देख रहे हो कि ये नया वाला डिजाइन है। नया वाला डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन की गाइडलाइंस रिलीज हुए हैं और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए हैं कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कोई बनाता है तो उसके स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, कलर स्कीम कैसे होना चाहिए, कि मोबाइल को देख रहा है, आपकी एप्लीकेशन को देख रहा है, किसी की आंख को कैसे लगना चाहिए, किसी को कैसे लेस हार्मफुल होना चाहिए, ये सारे चीजों को कंसिडर करके हमने नया डिजाइन बनाया है। तो जो अभी तौफीक जी और राकेश जी दिखा रहे हैं वो वही स्क्रीन है। तो बाकी और 2-3 स्क्रीन भी दिखाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा झलक मिल जाए कि हमारा जो नया एप्लीकेशन हमने बनाया है वो कैसा दिखता है। और हम लगातार कोशिश करेंगे, आगे चल के भी ऐसे करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया हो, बहुत लाइट वेट हो, बहुत मतलब बग फ्री हो। ये सारा हमारी तरफ से कोशिश है। और हमने इसको ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है कि एंड्रॉयड के लिए अलग और आईओएस के लिए अलग ऐसा दिखने नहीं होगा। तो बैंक जब कोई भी मोबाइल ऐप लेगा और उनके कस्टमर को मोबाइल ऐप देगा, तो चाहे वो एंड्रॉयड पे चले या आईओएस पे, तो वो दिखेगा एक ही तरीके। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बैंकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक कॉमन कोड बेस से हमारा एप्लीकेशन बनाया। तो वो उसका झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कंटिन्यू। मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ हमने की इम्प्रूवमेंट्स की हैं, उसकी समरी जैसे आपको दिख रही है। विजुअल डिजाइन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मॉडर्न ग्रेडियंट थीम्स ली है। इसका मतलब ये है कि आप, जैसे मैंने पहले बोला कि बैंक को राइट्स रहेगा कि उनके एप्लीकेशन का थीम क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। एज ब्रांडेड उनका ब्रांड उनको प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। और एक विजुअल डिजाइन में एक हमने इम्प्रूवमेंट किया है कि बैंक खुद लोगो चेंज कर सकती है मोबाइल एप्लीकेशन में,
मोबाइल एडमिन का यूज करके। उसके बाद है क्लीन और मिनिमल लेआउट्स हैं। फ्रेश लगेगा आपको, एप्लीकेशन यूज करने में लाइट वेट रहेगा, जैसे ही सर ने बोला अभी। कार्ड बेस्ड यूआई कंपोनेंट्स है, कार्ड के रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शनैलिटीज रहते हैं उसका भी हमने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। कलर स्कीम है और प्रीमियम लुक और फील आएगा, वो हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, शो करेंगे, आपको वो अच्छे से पता चलेगा तो। हाँ, तो उसके बाद है सिक्योरिटी फीचर्स। बैलेंस हिडन बाय डिफॉल्ट है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, यमपिन इंक्रिप्शन है, रूट जेलब्रेक डिटेक्शन है। रूट और जेलब्रेक डिटेक्शन का मतलब ये है कि हम कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं लाइक एनीडेस्क और टीमवेयर, तो वो एप्लीकेशन ओपन पहले करने से पहले ही एनालिसिस करके वो एप्लीकेशन को रोक देता है ओपन होने के लिए। तो ये सिक्योरिटी फीचर हमने नया डाला है। और सेशन टाइम आउट का भी प्रोटेक्शन हमने डाला है। टेक्निकल बेनिफिट्स हैं, डायनामिक थीम प्रोवाइडर है, नो ऐप अपडेट फॉर कलर्स, एडमिन पैनल है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी जो यूज किया है वो फ्लटर क्रॉस बेस है और सिंगल कोड बेस है। इसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड और आईओएस के लिए सेम ही रहेगा, इसके लिए अलग से कोई यूज करने की जरूरत नहीं है बैंक के लिए और यूजर के लिए। या राकेश जी। So Rakesh, Abhi, you can switch over to the demo and try to finish demo in next 5 minutes, please. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Is my screen visible? Yes. Yes. The screen tick वाला सिक्योरिटी चेक। ये हमारा होम स्क्रीन है आफ्टर लॉगिन करने के बाद। लॉगिन करने से पहले वो पूरे सिक्योरिटी चेक्स करेगा कि आपके मोबाइल में कोई रूटेड, आपका मोबाइल रूटेड तो नहीं है, या एनीडेस्क टीमवेयर जैसे थर्ड पार्टी ऐप तो नहीं है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला कोई इश्यू तो नहीं है। वो चेक करने के बाद ही आपको अलाउ करेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए हमने ये यूआई बनाया है। यहाँ पे आपको लिस्ट में ड्रॉप डाउन में आपके पूरे अकाउंट दिखेंगे। फंड ट्रांसफर के लिए, बेनिफिशियरी के लिए अलग अलग मेनू दिए हैं सेपरेट। और जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको व्यू दिखेगा। चेक से रिलेटेड पूरे फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिखेंगे। अदर सर्विसेज भी है, जैसे कि चेंज एम पिन, जनरेट एमआईडी, माई कार्ड्स, ये सब कर सकते हैं। और सबसे आखिर में है कि आपको लास्ट के 5 ट्रांजैक्शन ऊपर ही आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे। ये वाला जो मेनू है आरटीजीएस एनएफटी, जो बैंक अपने फाइनेंशियल ऐप यूज करते हैं उनके लिए है। डेबिट अकाउंट यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन दिया है। जो अकाउंट हम सिलेक्ट करते हैं उनका पूरा डिटेल नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं, एनएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, आईएफएससी कोड, ट्रांसफर अमाउंट, रिमार्क डाल सकते हो और कंफर्म करके आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो सक्सेसफुली। हर जो है सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट व्यू है एक्चुअली अपना। जितने भी कस्टमर के अकाउंट रहेंगे हमें वो सिंगल पेज पे दिखते रहेंगे। जैसे ही हम उसको स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे हमें नेक्स्ट अकाउंट दिखता रहेगा, उसके डिटेल दिखते रहेंगे, अवेलेबल बैलेंस। अगर उनको चेक वगैरह है इन्वर्ट के लिए तो अनक्लियर बैलेंस में थोड़ा अमाउंट दिखाएगा। राकेश जी, यह हमारा कस्टमर प्रोफाइल वाला पेज है, जिसपे हमको हमारे कस्टमर की पूरी डिटेल दिखाई देंगी। और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो पूरे ही इनक्रिप्टेड रहेंगी और हाइड रहेंगी। अगर हमें इनको देखना है या व्यू करना है तो हमें व्यू बटन पे क्लिक करके हमारा जो एमपिन है वो एंटर करना पड़ेगा, तभी हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे बायोमेट्रिक का इनेबल डिसेबल वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी के जो रहते हैं वो सब दिया है। और यहाँ से हम पूरा डिटेल्स डाउनलोड पीडीएफ या शेयर भी कर सकते हैं। शेयर्स डिटेल्स में हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि कोई कस्टमर को उसके कोई डिटेल्स शेयर करनी है अदर पर्सन को, तो हम यहाँ पे चेक अनचेक कर सकते हैं। जिन जिन जिनको हमने चेक किया है उतने ही डिटेल
हम थ्रू मैसेज और व्हाट्सएप भेज सकते हैं, पूरी डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है। हमें इस तरह मैसेज में आएगा, हम वो भेज सकते हैं जितनी इंफॉर्मेशन हमें सामने वाले को भेजनी है। यहाँ पे प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं हम। फोर्थ सेक्शन है हमारा कार्ड सेक्शन है, जहाँ पे हम हमारी कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे कार्ड का पूरा लेआउट वगैरह दिखेगा। हमें सीवीवी वगैरह देखना है तो सिर्फ सिंगल टैप से हम क्लिक कर सकते हैं, और व्यू किया तो पासवर्ड डालने के बाद हमें हमारा सीवीवी दिखेगा। कार्ड स्टेटस हम एक्टिव है डीएक्टिव यहाँ से कर सकते हैं। एटीएम विड्रॉल, पॉज, कॉन्टैक्ट लेस के लिए हम लिमिट रख सकते हैं। जितना हम लिमिट रखेंगे उतना ही हमें विड्रॉवल या स्वैप करने के लिए अलाउ करेगा कार्ड। ये जो पूरा डिजाइन है ये हम अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके और स्टैंडर्ड थोड़ा फॉलो करके किया है डिजाइन। तो ये यूआई जो है सिंपल है, तो इजी टू यूज है, लाइट वेट है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपको चाहिए तो डेमो भी दे सकते हैं। और ये अभी इसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। हम जल्दी ही इसका पायलट सेशन भी करेंगे हमारे किसी बैंक के साथ। थैंक यू। तो जैसे हम लोग बताते आ रहे हैं, तो हमारे मोबाइल ऐप एंड्रॉयड पे भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा, और ये बहुत सारे हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो हम जैसे अभी बताया, हम उसको पायलटिंग के लिए करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये आपके लिए भी बहुत सक्सेसफुल हो। तो सन्मति बैंक का मैं देख पा रहा हूँ वो हैंड रेज किए हैं, बट जैसे हमारा सर संवाद में करते हैं, हम क्वेश्चन एंड आंसर पूरा की नोट स्पीकर के बाद के होता है। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा विजय बोरगांवकर सर को कि वो अपनी बात अपनी तरफ से शुरू करें। आज का जो सेशन है तो बैंक ट्रेजरी एंड फंड्स मैनेजमेंट। तो आज की तारीख में देखा जाए बैंक ट्रेजरी एंड फंड्स मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल वन। यहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मार्केट रिस्क होती है, ऑपरेशन रिस्क होते हैं, बहुत सारे रिस्क होती है। तो यहाँ ये आज के तारीख में काफी एक स्किलफुल जॉब रहा है। अब हमें ये देखना है बैंकिंग सिस्टम में ये इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है। अगर बैंकिंग की डेफिनेशन देखी जाए एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मींस accepting deposit for the purpose of lending and or investment। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे as far as definition is concerned, accepting deposit for the purpose of lending, यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट जो है वो लेंडिंग है, यानी कि लोन अदा करना, ये बैंक का कोर बिजनेस है। उसके बाद में जो भी बच जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अभी इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट देखा जाए, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते तो पहला वहां पे आ जाता था CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो देखा जाए एज पर सेक्शन 18 फॉर नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, वहां पे मिनिमम 3% ऑफ एनडीटीएल आपको बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आपको रखना होता है। एंड वेयर एज शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक होती है, वहां पे एज पर सेक्शन 42 उनके लिए ये रिजर्व बैंक में, उनको रिजर्व बैंक डीएडी में मुंबई में उनको वहां पे बैलेंस रखना होता है CRR के लिए। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, अगर नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक को डेली बेसिस में आपको कैश एंड बैंक बैलेंस मेंटेन करना होता है एट द 3%, वहां पे हर एक दिन 3% आपको मेंटेन करना ही होता है। वेयर शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है वहाँ पे 14 डेज का। अगर समझा 100 रुपीज उसका CRR मेंटेन करना है, अगर 99 रुपीज हो भी जाता है तो उसको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, वहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता है। डिफॉल्ट कब होगा? अगर 14 वर्किंग डेज में वो एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तो वहाँ पे CRR डिफॉल्ट होता है। ये शेड्यूल और नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक का डिफरेंस है, राइट। अब हमें ये देखना है, अगर समझो एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर समझो कोई कस्टमर
अपने बैंक में 100 रुपीज का डिपॉजिट कर लेता है तो इन्वेस्टमेंट इसका पैसा फ्लो आ जाता है बैंकिंग सिस्टम में। अगर समझो किसी कस्टमर ने 100 रुपीज का कोई डिपॉजिट कर लिया तो डिपॉजिट में उसका 3% मिनिमम 3 रुपीज हमें एज अ CRR करके मेंटेन करना होता है। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो 100 रुपीज में से फर्दर मोर 18 रुपीज दैट इज 18% हमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये कुल मिला के 21% हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो भी 79 रुपीज जो अवेलेबल होता है और दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेबल फंड करके वहां पे रहता है। अब यहाँ पे देखा जाए बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है, कई बैंकों का CD रेशियो ये अप टू 50% के करीब होता है, तो उनके पास लिक्विडिटी काफी होती है। उनके पास बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक का CD रेशियो से अराउंड 65 to 70% अगर CD रेशियो होता है तो वहां पे उन्हें लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। तो उनके बाद कई बार ऐसा हो जाता है उनके लिए डिपॉजिट का स्पेशल स्कीम लॉन्च करना होता है, अदरवाइज उनको मार्केट से बोरो करना होता है, नहीं तो बैंक एफडी के अगेंस्ट पूरी लेना पड़ता है, तब वो डे टू डे वहां की उनकी लिक्विडिटी मैनेज कर सकती है। राइट। अब ये जो 14 डेज का जो पहला एक आरबीआई का रिसेंटली एक गाइडलाइंस आया 10 दिसंबर 2025, वहां पे उन्होंने इस गाइडलाइन में उन्होंने दिया अल्टरनेट फ्राइडे का जो भी है उसका नॉमेनक्लेचर बता दिया, सब्स्टिट्यूशन में उन्होंने ई ला खड़ा किया है। ये पहले अल्टरनेट फ्राइडे करके वहां पे रिकॉग्निशन था, जब हम आरबीआई को रिपोर्टिंग करते हैं अल्टरनेट फ्राइडे के बेसिस पे हम रिपोर्टिंग करते थे। अब 10 दिसंबर 25 से उन्होंने 15 डे ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ ये नया इन्होंने गाइडलाइंस निकाला है। उसके तहत ये सब ओएसएस बोलो जो भी आरबीआई का रिपोर्टिंग करना है वहां पे हमें करना पड़ता है। कंप्लायंस, द एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस रिक्वायर्ड सीआरआर ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज फेयर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दिस इज ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आरबीआई के गाइडलाइन के तहत सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट मिनिमम 18% ऑफ एनडीएल टू बी मेंटेन इन अ लिक्विड एसेट बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट। इसका मतलब ये भी होता है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, हम 18% जो भी इन्वेस्ट करते हैं ये करने के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट करने के बाद ही तो बैंक को क्रेडिट ऑफरिंग करनी पड़ती है। अब ये अप्रूव्ड एसएलआर में कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हमें देखना है। एसएलआर में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसे डेटेड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। इट्स रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए मार्केट रिस्क अट्रैक्ट होती है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज उसका जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए गारंटी दी होती है। इसके लिए इसका सोवरेन बॉन्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट गारंटेड आ जाता है तो ट्रेजरी बिल आता है। ट्रेजरी बिल इट्स गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब ये इशू किया जाता है तो उसका जो भी यील्ड पे है डिस्काउंटेड रेट पे उसको इशू किया जाता है। ऑन द मैच्योरिटी यू विल गेट इट एज अ फेस वैल्यू। सपोज अगर कोई ट्रेजरी बिल 5 करोड़ का हमने ले लिया, अगर उसका जो भी यील्ड आता है, हाइपोथेटिकली एक एजम्पशन करते हैं कि उसका जो यील्ड आता है समझो 5.5% आ जाता है, तो उसका 5.5% का जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो माइनस करके उसका जो भी बुक वैल्यू अपने बुक में आ जाती है। और जब वो 91 डेज के बाद जब मैच्योरिटी हो जाता है हमें 5 करोड़ फुली फेस वैल्यू मिल जाता है। ये ट्रेजरी बिल ऑलवेज से डिस्काउंटेड हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये इंडिया में जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई इश्यूज अ बॉन्ड, उसके लिए स्टेट डेवलपमेंट लोन बोला जाता है। इसका भी जो भी इट इज गारंटेड बाय द ईच स्टेट, जो भी स्टेट है वो स्टेट उसके लिए गारंटी देती है उस रिगार्डिंग इस इंटरेस्ट पेमेंट एज वेल एज
इसका प्रिंसिपल पेमेंट के बारे में। ये प्रीवियसली 2-3 साल पहले अगर देखा जाए तो स्टेट लोन ये नॉर्मली 10 साल के थे, 10 साल के बाद 15 साल, 20 साल, अब 25-30 साल के भी फ्लोट होने लगे हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो एज कंपेयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन का जो भी यील्ड स्प्रेड है उसमें कम से कम 50 to 60 बेसिस में डिफरेंस होता है। अगर कोई पकड़ के लो, अगर समझो 10 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसका 660 अगर समझो यील्ड रहा, तो इस स्टेट डेवलपमेंट का जो भी स्प्रेड है ये 50 से 60 बेसिस पे ज्यादा होता है। यानी कि अगर समझो 660 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा तो स्टेट डेवलपमेंट का लोन मोर देन 7% और 7.10 के करीब होता है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस, कई कबार 50-60 भी होता है, कभी 30-40 भी बेसिस डिफरेंस होता है। लेकिन देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रिकग्निशन है स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होता है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा है बिकॉज इट इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब ये रहा इन्वेस्टमेंट का। अब हम देखेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो एसएलआर जो भी है हम उसके लॉन्गर टर्म के लिए हम इसको इन्वेस्टमेंट करते थे। अब ये जो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये शॉर्ट टर्म में कौन से इंस्ट्रूमेंट किया जाता है, इट इज अराउंड फ्रॉम 1 day टू लेस देन 1 year, इसलिए इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। अब एक पहला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल मनी, ओवरनाइट बोरिंग एंड लेंडिंग बिटवीन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी कॉल मनी जो भी है इट इज, ये जो कॉल मनी प्रीवियसली मार्केट में होता था, लेकिन अब आरबीआई ने इसका प्लेटफॉर्म बनाया, एनडीएस कॉल करके इसका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक को देती है बोरिंग, कई सारे बोरिंग्स भी करते हैं, कई सारे लेंडिंग्स भी करते हैं। अभी यहाँ पे कॉल मनी का जो भी रेजिम है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कॉल मनी बहुत सारे बैंक्स वहाँ पे लेंडिंग में होते हैं, और जो मनी मार्केट प्लेयर्स है जैसे प्राइमरी डीलर्स बोलो या कोई बड़े बैंक्स हो जिसके पास 81 लाइसेंस है, वो अर्ली मॉर्निंग पे उन्हें कोई बोरिंग करना पड़ता है। कई बार 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ उनकी बोरिंग होती है। ये प्राइमरी डीलर्स को जब ऑप्शन होता है उस ऑप्शन के समय में बिडिंग करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारे ज्यादा बाइंग होती है, वो बोरिंग करते हैं। यहाँ पे बोरिंग करते समय ये प्राइमरी डीलर्स वहाँ पे बोरो करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैंक यहाँ पे लेंडिंग करते हैं। लेकिन इसका जो भी रेट है वो काफी कॉम्पिटिटिव होता है। अगर ओवरनाइट में देखा जाए, अगर हम ओवरनाइट में अभी तो नहीं रख सकते, मिनिमम हमें 7 डेज रखना पड़ता है। 7 डेज के बाद भी 3 to 4% हमें उसका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन कॉल मनी में देखा जाए अगर हम ओवरनाइट में हम भी उसको लेंड करते हैं तो हमें 5 से 5.5% तक हमें इसका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसमें एक ऑटोनोमस मैकेनिज्म है। अगर समझो हमने लेंड कर दिया, अगर उसका डील टिकट निकल जाता है तो इमीडिएटली हमारे अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाता है और सामने वाले जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और वेरी नेक्स्ट डे अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे से पहले ये जो भी हमने लेंड किया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इट्स ऑटोनोमस सिस्टम है आरबीआई की, एनडीएस कॉल मनी। ये तो बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक अगर ओवरनाइट लेंडिंग के लिए अगर आप एनडीएस कॉल के लिए आप जाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको आरबीआई के पास आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कॉल मनी के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोटिस कॉल मनी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कॉल मनी इट्स ओवरनाइट लेंडिंग। अगर ये एक दिन के बाद 2 दिन से मैक्सिमम 14 डेज से 2 days to 14 डेज में हम लेंडिंग करते हैं तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है। अगर नोटिस मनी कहाँ पे कहा जाता है, अगर से फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे से सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे हॉलीडे आ जाता है, तो उसके तहत अगर फ्राइडे में हमने लेंडिंग कर दिया फिर मंडे उसका रिडम्पशन हो जाएगा, यानी कि T+3 पे आ जाता है। आज जाने के बाद ट्रेड होने के बाद 3rd दिन के बाद हमें उसका रिडम्पशन आ जाएगा अलॉन्ग विद इट्स इंटरेस्ट, इसलिए उसको नोटिस मनी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो रिवर्स रेपो एंड रिवर्स रेपो। यहाँ पे रिवर्स रेपो पे हम पैसा देते हैं, उसके अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी मिलती है। वेयर एज हमें अगर समझो बोरिंग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है अगेंस्ट collateral security of government security, you can borrow from the repo transactions
जो भी मनी मार्केट रेट है उसके तहत आप रेपो से बोरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स रेपो में हम जब काउंटर पार्टी को लेंडिंग करते हैं, लेंडिंग करने के बाद हमें उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी मिलती है। तो लेकिन उसके लिए इस रेपो के लिए आपको LF लिक्विडिटी अरेंजमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करनी होती है। उस अवेलेबल करने के बाद आपको इसके लिए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेटलमेंट अकाउंट आपको RBI से मिलता है। उसी अकाउंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्रेडिट होती है। जब आपका पैसा आ जाता है वेरी नेक्स्ट डे, तो वहाँ पे ऑटोनोमसली वो जो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो RBI के अकाउंट में फिर से चली जाती है। इस सेम मैकेनिज्म ये अभी CCI ने निकाला है, ट्राइपार्टी रेपो। इसे ट्रेप्स कहा जाता है। ये इससे पहले इसे CBLO करके कहा जाता था, अब इसके लिए ट्रेप्स किया जाता है। यहाँ पे CCI का जो भी इंटरमीडिएटरी सिस्टम है, अभी हमने देखा था कि कॉल मनी बोलो या नोटिस मनी में बोलो या रिवर्स रेपो मनी, यहाँ पे हमें काउंटर पार्टी पता होती थी, लेकिन ये ट्रेस में काउंटर पार्टी हमें पता नहीं होती है। यहाँ पे CCI का जो भी प्लेटफॉर्म है, इट्स ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, यानी कि अपने यहाँ से अगर हम लेंडिंग करते हैं तो हमारे यहाँ से CCI यहाँ पे बोरो करती है। हमने जो भी बोरोइंग किया है, CCI उसके सामने जो भी काउंटर पार्टी बोरो है उसको दे देती है। इसका मतलब CCI हमारे यहाँ पे मीडिएटर करके काम करती है, राइट। हमें पता नहीं होता है कि बाबा सामने किसने बोरिंग किया है, हमने जो लेंडिंग किया है सामने वाला बोरोर कौन है, इस स्ट्रेस से हमें पता नहीं चलता है। हमारे लिए ये ऑटोनोमस जो भी काउंटर पार्टी होती है ट्रेस होती है। ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, काफी आसान है। मैं बहुत सारे बैंक्स को सजेस्ट करूंगा कि आप ये ट्रेस का जो भी मिलता है ये एप्लीकेशन CCI से, वहाँ पे एप्लीकेशन करो। अगर ये मिलता है तो ओवरनाइट लेंडिंग के लिए आपको अच्छा मौका है। साथ में आप इसके साथ बोरोइंग भी कर सकते हो। अगर समझो आपको जरूरत है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगेंस्ट, यू कैन बोरो फ्रॉम द CCI। अब जो भी कॉम्पिटिटिव रेट से 5%, 5.5% आपको मिल सकता है। अगर समझो आपको बोरोइंग जरूरत है, FD के अगेंस्ट आप निकाल भी लेते हो, उससे आधा टक्का, 1% ज्यादा आपको देना पड़ता है। अगर समझो FD की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो उसके ऊपर आपको आधा परसेंट, 1% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर समझो मेरे पास कोई ट्रेड से मैंने बोरोइंग भी कर लेता हूँ, तो मुझे उसके अगेंस्ट कोलाटरल सिक्योरिटी एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी होती है। उसका जो भी मनी मार्केट जो भी रेट है 5-5.5% के इन बिटवीन होता है, तो इन बिटवीन जो भी रेंज है उसके हिसाब से आपको उस कॉस्ट गिरती है। ये रही ट्रेड्स। सेकंड जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, इट इज कॉल्ड एज अ CPs। इस CPs अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म नोट फ्रॉम 7 days to 1 year मिनिमम रहता है। नॉर्मली कमर्शियल पेपर जो भी है ये प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स निकालते हैं, PSU निकालते हैं, NBFC निकालते हैं। तो उसके तहत जिसके पास ये ट्रेजरी में रिस्क एपेट स्ट्रेंथ है, उसके पास टीम है, डेडिकेटेड टीम है फ्रंट ऑफिस में, अगर समझो उससे रिस्क एनालाइज कर सकते हैं तो वहाँ पे आप कमर्शियल पेपर में आप इंटरवेन कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर का देखा जाए पिछले कई सालों में थोड़ा सा उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहा। आपको पता होगा IL&FS ने बहुत सारे कमर्शियल पेपर निकाले थे, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि IL&FS में प्रॉब्लम में आ गई, उसके वजह से बहुत सारे बैंक्स बोलो, म्यूचुअल फंड बोलो, उसके पर काफी उस पर इम्पैक्ट हुआ था। तो इस वजह से ये तो काफी हाई रिस्क पेपर होता है। अगर आपको इस पे कन्विंस हो तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर समझो ये AAA रेटेड, A2 या A रेटेड होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी रिस्क कम हो जाती है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है, राइट। नेक्स्ट वन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। It's a negotiable instrument issued by the banks up to 1 year. इसका इट इज एज गुड एज बैंक FD के तहत ही होता है, लेकिन ये जो बैंक एक्सपोजर ग्रुप में है इसे इंक्लूड किया जाता है।
ये पहले काफी चलता था, लेकिन अब बहुत सारे ज्यादा बैंक नहीं निकलते। मेरे ख्याल से कोटक बैंक ये सीरीज वगैरह इश्यूज करती है, ज्यादा तो कोई बैंक नहीं करता है। नेक्स्ट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। आपको सभी को पता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बैंक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती होगी। म्यूचुअल फंड्स में बड़े बड़े प्लेयर्स भी है, HDFC, बिरला, कोटक, ये काफी लीडर है इसमें। इसके साथ भी और बहुत सारे इसमें, इसके साथ लिक्विड फंड भी है, लो ड्यूरेशन फंड भी है, बहुत सारे फंड्स है। लेकिन मैं आपको सभी को एक बताना चाहता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस फंड मैनेजर से बात करिए कि बाबा मैंने जिस फंड में डाला है उसका मुझे पोर्टफोलियो चाहिए। आप उसमें देख लो कि बाबा जो मैंने मेरा जो पोर्टफोलियो है वहां पे इसमें कौन से पेपर है, उसमें कौन से रिस्क रेटेड पेपर है। अगर सभी अच्छे पेपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन कोई भी पेपर ऐसा है तो उसका एनएवी डिटोरेट होते जाएगा। अल्टीमेटली आपका एनएवी कम होगा, प्रॉबेबली आपका लॉसेस भी हो सकता है। SLR इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ये है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के पेपर होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के पेपर से फॉर अप टू 5 इयर्स तक, अभी 2026 से 2030-31 तक जो भी पेपर होता है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको यील्ड कम मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यूनिवर्स डायरेक्शन में जाता है, अगर समझो बढ़ जाते हैं तो आपको ज्यादा हिट नहीं मिलेगा। Whereas आप 10 ईयर बेंचमार्क में लेते हो तो उस पे भी आपको पता चलेगा। अगर समझो 10 ईयर बेंचमार्क में आपने ले लिया, उसका मूवमेंट होता है, उसका मूवमेंट पे मतलब हर का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, मीन भी होता है। शायद मैं आपको एक मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपको बता शेयर करूँ। ये जो स्क्रीन दिख रहा है मेरा, हेलो हेलो, आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई सर। मला जरा दाखवायचं होतं। शेयरिंग है, हाँ ये असल है। अब दिख रहा है शेयरिंग है? नहीं, हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है, बट अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ जी, क्यों छोड़े उसको फिर इतना अभी बंद हो गए क्या?
पहले में अभी पोजीशन पॉलिसी बहुत चेंज हो गई। अभी तो वालू पट्टे ही नहीं हो रहे, लिलाव नहीं हो रहा, बहुत है। चोरी चपाटी से बहुत चल रहे हैं। पैसे फिर भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, पैसे बांटो फुरता नहीं। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था, लेकिन यहाँ पे मेरा पास ये मैंने एक ट्रेडिंग व्यू करके गूगल पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर, ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो डेली बेसिस का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो 10 ईयर बेंचमार्क है उसका ट्रेंड है, यहाँ पे हमें बता देता है। मैंने फेबिना की रिस्ट्रेसमेंट के तहत यहाँ पे मैंने इसको ये लगाया था, ये मैं आपको बता दूं, ये देखो मैंने रिस्ट्रेसमेंट चेक किया है, उसके तहत मुझे ये लग रहा है ये बोलिंजर बैंड है। दिस इज मीन, अगर समझो 661 इसका मीन रहेगा और इसका अपर लेवल जो भी है 679 670 इसका यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस रहेगा, और उसका सपोर्ट जो भी है 654 तक रहेगा। तो वन कैन से अगर 10 ईयर बेंचमार्क जो भी है वो मैक्स टू मैक्स 654 तक इसका नीचे आ सकता है, और मैक्स टू मैक्स 670 तक यहाँ पे जा सकता है। तो इसका जो मूवमेंट हमें ट्रैक करना होता है, देखो ये जो 3 दिन में हमने देखा है, ये 3 दिन पहले हमने देखा था 668 669 तक गया था, उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ गया, यील्ड नीचे आया है, यील्ड नीचे आया है, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आ गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक वाली कर ली है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, देखो अब टुडे इज 22, लेकिन फर्स्ट ऑफ फरवरी में यहाँ पे बजट है, उसके बाद में अगले 4 दिन में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की इम्पोर्टेंस, ये मनी मार्केट और मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, उसमें ये डिफाइन होगा। अगर समझो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी बोरिंग्स कितनी होगी, अगर हमारी बोरिंग्स अगर जीडीपी से मोर देन 3% होता है तो यू कैन सी अ फर्दर करेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड मार्केट। अगर समझो 3% से कम होती है, अगर समझो प्रीवियस ईयर में अगर समझो 3% से कम है, उसके नीचे भी होती है, उसके नीचे भी अगर बोरिंग होती है तो यू कैन सी द शॉर्ट टर्म रैली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। सेकेंड थिंग, जो उसके बाद जो भी इवेंट आने वाला है वो बजट आने वाला है, उस बजट में आरबीआई गवर्नर की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उस मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे जो गवर्नर साहब है उनकी कमेंट्री क्या रहती है उस पर काफी निर्भर होता है। अब देखा जाए प्रीवियस जो भी गवर्नर थे वो सिस्टम ड्रिवन उनका कमेंट्री होती थी, अब हमारे जो गवर्नर है वो कहते हैं कि मैंने ये किया, अब आपकी ड्यूटी ये करो। इसका मतलब ये है, देखो पिछले टाइम पे इन्होंने किया कि 100 बेसिस सीआरआर कट कर दिया, उन्होंने कहा कि बाबा मैंने मेरा रेट कम कर दिया, अब आपकी बारी, अब आपको भी रेट कम करना है, ये उन्होंने ऐसे कहा। उनका जो भी स्ट्रैटेजी है थोड़ा डिफर है, इट्स नॉट अ मार्केट ड्रिवन, ये वो करते हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करवाने लगाते हैं, ये थोड़ा सा मार्केट ड्रिवन है, तो इसका हमें थोड़ा सा देना पड़ता है। या तो जिससे का पता चला, हाँ जिससे ना देना। तो ये मैंने आपको 10 ईयर बेंचमार्क का स्टैटिस्टिकली मूवमेंट मैंने आपको बताया। लॉन्ग टेन्योर सिक्योरिटीज मोर देन 20 ईयर्स, एक लॉन्गर टेन्योर सिक्योरिटी देखो, इसमें आपको कूपन रेट भी अच्छा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्क अट्रैक्ट होती है। अगर समझो यील्ड ऊपर जाते हैं, अगर मार्केट में करेक्शन आ जाता है, यू कैन सी अ हेवी डेप्रिसिएशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर डेप्रिसिएशन हो जाता है तो आपके आइडिया की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, लेकिन आरबीआई का गाइडलाइन जो भी कहता है कि आपको जो भी प्रोविजनिंग करनी है एट द टाइम ऑफ 31 मार्च में जो भी आपका आईडीआर आ जाता है, नेट ऑफ आईडीआर, उतना आपको प्रोविजन करनी पड़ती है। अगर समझो आपके पास आईडीआर है तो यू नीड नॉट मेक अ प्रोविजन। अगर आपको एग्जिस्टिंग आईडीआर है उससे भी आपको ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, उसका जो भी डिफरेंस है आपको वो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी जो एसएलआर इन्वेस्टमेंट के बाद आता है नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट इशूड बाय द
पीयूसीज यानी कि पीयूसी यानी बहुत सारे पीयूसी सेक्टर्स है, पीयूसी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, कॉर्पोरेट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसी। ये इसमें काफी बहुत सारे रिस्क अट्रैक्ट होती है। अगर बैंक बैंक का एक नॉन एसएलआर पोर्टफोलियो डेवलप करना है तो हमें ये पहला क्राइटेरिया देखना होता है, उसका जो भी प्रोस्पेक्टस है उसका रेटिंग क्या दिया होता है वो हमें देखना पड़ता है। देखो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे दिया है, अगर ट्रिपल ए रेटेड होता है तो इट्स हाईएस्ट सेफ्टी, और डबल ए प्लस डबल ए इट्स अ वेरी हाई सेफ्टी, एंड ए प्लस ए माइनस एडिक्वेट सेफ्टी। आरबीआई के गाइडलाइन के तहत अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है अप टू ए रेटिंग तक। जब ए रेटिंग होता है तो यू कैन इन्वेस्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस की आपके बोर्ड से अप्रूवल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। उसके आगे डबल बी प्लस सी डी, डी स्टैंड फॉर डिफॉल्ट, वहां पे आपको इस रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, राइट। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, अगर समझो आप सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज भी कर लेते हो, करते समय आप उसका जो भी रेटिंग एजेंसी है जैसे केयर, इकरा, उसका जो आईएसएन नंबर उसमें लॉगिन करें, उसमें आईएसएन नंबर डाले, उस पेपर का रेटिंग क्या है समझ लो। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब ये इश्यू फ्लोट होता है उस टाइम उसका रेटिंग ट्रिपल ए पर होता है, बाद में उसका डिटेरियोरेट हो जाता है, समटाइम्स मे बी ये और लेसर देन ये। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हमें नॉन एसएलआर में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इसकी रेटिंग देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड फॉर द बैंक्स, डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट इनकम फंड्स। यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है। जो भी म्यूचुअल फंड फंड हाउस होता है वही डाइवर्सिफाइड करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें रिस्क अट्रैक्ट नहीं होती है, वो स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हैं, हमें लिक्विडिटी मिलती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होता है, ये सब सारी चीजें होती है। और इनके लिए रेगुलेटेड जो भी होता है सेबी होता है, सेबी के जो भी गाइडेंस है तो उनके तहत इसका रेगुलेशन हो जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। अब आता है इंटर बैंक डिपॉजिट। अगर एसएलआर नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी एवेन्यू मिलता है इंटर बैंक डिपॉजिट। डेफिनेशन, डिपॉजिट प्लेस्ड बाय वन बैंक विथ अनदर बैंक, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज और ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट और कॉल पीरियड्स। ये अभी ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक बता दूं, अगर कोई भी आपको कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उनका पहले 3 साल का फाइनेंशियल ले लो, उनके रिजर्व देखो, रिजर्व देखने के बाद उनकी एनपी की पोजीशन देख लो, उसके बाद ही आप इसके बारे में डिसीजन लो। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर इन्वेस्टिंग एनी कोऑपरेटिव बैंक। ये थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के तो ये सब सारे देखने बहुत ज़रूरी होती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, रिसेंटली पीएमसी का हमने देखा कि पीएमसी का उस टाइम पे हम देखते थे पीएमसी बैंक बहुत बड़ी बैंक है, 8% रेट ऑफर करती थी, बहुत सारे बैंकों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया। अभी आप सभी को पता है आज उसका हल क्या है। तो ये इन्वेस्टमेंट करते समय भले कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, आप पहले उनसे पिछले 3 साल का फाइनेंशियल्स ले लो, उसका एसेस करो, उसमें रिस्क क्या क्या है, कौन सी रिस्क है, तो उस रिस्क अंडरस्टैंड करके उसके तहत आप डिसीजन लो कि इस बैंक में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस आपको बताया कि ये सिंगल बैंक एक्सपोजर पे 5% और ग्रुप एक्सपोजर पे 20% ऑफ प्रीवियस ईयर डिपॉजिट होता है। इसका पर्पस होता है टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस फंड एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इसमें एक फायदा जो भी होता है, आपको पता है कि एएलएम में 3 बकेट होते हैं। फर्स्ट बकेट 1 to 14 days, 14 to 28 days and 29 days to 3 months, that is 90 days। यहाँ पे कहीं भी मिसमैच होता है तो वहाँ पे हम उस डेज के तहत हम वहाँ पे उसमें उसको पार्क कर सकते हैं। एक हमें इसका एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि
फंड्स मैनेजमेंट करते समय बैंक को एक ही सोर्स होता है, दैट इज डिपॉजिट, एंड सेकंड थिंग इज बोरोइंग्स। अगर हम डिपॉजिट करते हैं, हमें जो सोर्स ऑफ फंड्स होता है डिपॉजिट, अगर हमें डिपॉजिट की जरूरत है, हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और डिपॉजिट का इनफ्लो बढ़ा लेते हैं। तो सभी टाइम डिपॉजिट हमें वाइबल होता है ऐसा नहीं, कई कबार ऐसा भी होता है, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ जाती है। फिर अदर एवेन्यूज क्या होता है, बोरिंग्स। आप एफडी के अगेंस्ट आप बोरिंग्स कर सकते हो, ओडी कर सकते हो, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप ट्रेड से, सीसीआई के ट्रेड से आप बोरिंग कर सकते हो। आप उसको कोलाटरल सिक्योरिटी करके आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी होती है, उसके हेयर कट करने के बाद आपको जो भी एलिजिबल अमाउंट होता है वो आपको बोरिंग मिल सकता है। वो भी ओवरनाइट पे ले सकते हो, आप नोटिस कॉल मनी पे ले सकते हो, उसके तहत आप बोरिंग मैनेज कर सकते हो। अभी लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है, अगर समझो मैंने अभी ट्रस्ट में हमने बोरिंग कर लिया, ये ओवरनाइट भी होती है और नोटिस मनी भी होती है। लेकिन ये करते समय आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना थोड़ा सा रिस्क होता है। अगर आप डे टू डे लिक्विडिटी ऑब्लिगेशंस होता है, यानी क्लियरिंग सेटलमेंट है, हाई वैल्यू पेमेंट है, आरटीजीएस एनएफटी सेटलमेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं सभी बैंकर्स को एक मैं बता दूं कि आप जब भी आप लिक्विडिटी मैनेज करते हो, फंड्स मैनेजमेंट करते हो, तो आपका एक आगे का होराइजन आपको पता होना चाहिए। जैसे एलएम में दिखाया जाता है कि मेरा इनफ्लोज क्या है, आउटफ्लोज क्या है, फर्स्ट बकेट में आपका कितना मिसमैच है, सेकंड बकेट में कितना मिसमैच है, थर्ड बकेट में कितना मिसमैच है। उसका जो टॉलरेंस लेवल है 20% का होता है, अगर उसके ऊपर भी चला जाता है तो हमें ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में जो भी फंड्स है हमें वो शॉर्ट टर्म में लेके आना होता है। तो उसके वजह से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जो सेटलमेंट रिस्क है कम हो जाती है। तो हर एक फंड मैनेजर, हर एक ट्रेजरर को ये पता होना चाहिए कि मेरे अगले महीने में कौन से इन्फ्लोज है, वो उसको मार्कआउट होने चाहिए। अगर समझो आज के तारीख में आपको लिक्विडेट की जरूरत है, लेकिन आपकी जो एफडी की मैच्योरिटी अगले 15 दिन के बाद है, तो आप शॉर्ट टर्म आप बोरोइंग कर सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ योर एफडी मैच्योरिटी। तो एक तरह से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, लेकिन एवरी ट्रेजरर मस्ट नो देयर इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, राइट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेजरी मैनेज करते हैं, जो ट्रेजरी फंड्स मैनेज करते हैं, तो उनका ये जो तीन सूत्री है, हम मैं तो तीन सूत्री बताऊंगा आपको। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट इज सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। मैं इस सेफ्टी में तो क्यों बता रहा हूँ, सेफ्टी करने का मतलब जो भी है, हम वी आर द ट्रस्टी, वी आर, हम जो डिपॉजिटर से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं, तो वी आर ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। साथ में सेफ्टी होने के बाद आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब जब भी डिपॉजिटर आपके पास पैसा लेने आएगा, विड्रॉल करने के लिए आ जाएगा, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू रिटर्न देम। और सेकंड थिंग, सेफ्टी लिक्विडिटी के साथ आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका उस पर काफी प्रॉफिट हो जाए। देखो, बीइंग एज अ बैंकर, आपका जो कोर बिजनेस है दैट इज ये लोन डिसबर्समेंट, यानी कि लोगों को लोन देना, उसके साथ जो भी आपको एनआईएम आपको सब मैनेज करनी होती है। और ये जो सेकेंडरी पार्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट। देखो, यहाँ पे अगर हम फंड्स मैनेज करते समय हमें कौन सी रिस्क अट्रैक्ट होती है, लिक्विडिटी रिस्क। यानी कि लिक्विडिटी रिस्क, अगर समझो आपको डिसबर्समेंट आया है, आपके पास पैसा नहीं है, ये सारे लिक्विडिटी नहीं, तो ऐसा कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और तुरंत आपको पैसे की जरूरत लगी, क्यों, आपके पास डिसबर्समेंट आ गया। ये हमें ये जो है, हमें एएलएम में पता होना चाहिए कि मेरे पास पाइपलाइन में कितने डिसबर्समेंट है, मेरे पास आने वाले दिनों में कितने इनफ्लोज है। अगर ये आपको पता हो जाता है तो आप उसकी लिक्विडिटी, आप लिक्विडिटी रिस्क मैनेज कर सकते हो। ये रही लिक्विडिटी रिस्क। सेकंड, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क देखो, आप जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे आपको मार्केट रिस्क अट्रैक्ट होती है। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको मार्केट का अवेयर होना बहुत जरूरी है। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में क्या चल रहा है,
ये मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर ने क्या कहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में क्या हो रहा है। अब ग्लोबल इम्पैक्ट जो भी है, देखो अभी यूएस ने क्या किया था, 500% बीच में इंडिया पे टैरिफ लगाया था, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ा सा पैनिक हो चुका था। फिर उस टाइम पे बहुत सारा मार्केट में करेक्शन आ गया था। साथ में उसके वजह से क्या हुआ था, हमारी जो करेंसी काफी वीक हुई थी। अगर हमारी करेंसी वीक होती है तो रिजर्व बैंक को वहाँ पे इंटरवेन करना पड़ता है। रिजर्व बैंक के पास जो भी रिजर्व है उन्हें छोड़ना पड़ता है, यानी कि मार्केट पे लेके आना पड़ता है जो भी। इसके वजह से क्या होता है, हमारे रिजर्व्स कम होते हैं, यानी कि ये जो इम्पैक्ट है साइमल्टेनियस इम्पैक्ट होता है। इसलिए मार्केट रिस्क वहाँ पे अट्रैक्ट होती है। इसलिए हर फंड मैनेजर को, हर ट्रेजरियन को मार्केट में इम्पैक्ट क्या हो रहा है उससे पता होना बहुत जरूरी है। क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क तो आपको पता ही, अगर समझो मैंने किसी बैंक को आज लोन एफडी दे दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर लिया, यानी कि एक तरह से आप उसको लोन ही देते हो। अगर समझो उसने लोन दिया और पीएम जैसा उस बैंक का हालत हो गया, क्रेडिट रिस्क, वो मेरे टाइम पे मुझे पैसा नहीं दे देगा, तो मेरे पास वो पैसा नहीं आएगा, यानी कि काउंटर पार्टी की रिस्क हो जाती है। ऑपरेशनल रिस्क यहाँ पे ये भी होता है, अगर समझो कोई आपने बॉन्ड सेल किया, लेकिन वो बॉन्ड आपने रिजर्व फंड के लिए मार्क करके रखा, यू आर नॉट सपोज टू सेल दैट बॉन्ड। तो ये जो ऑपरेशनल रिस्क है ये हमें पता होनी चाहिए। मेरा पोर्टफोलियो में कौन सा बॉन्ड्स है, कौन से पोर्टफोलियो में क्या क्या है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। साथ में मैट्रिक्स भी होता है। अगर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करते समय ये आपको ये पता होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यू शुड नो कि मेरे पोर्टफोलियो का यील्ड क्या है और मुझे कौन सा यील्ड का कोई बॉन्ड लेना है तो उसका कितना होना चाहिए और उसका इफेक्टिव कितना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो भी पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो एफडीआई से जो भी रेट्स निकलते हैं उस रेट के तहत मोर फ्रिक्वेंटली आपको मार्क टू मार्केट करना है। आपको ये पता होना चाहिए अगर थोड़ा सा मार्केट में भी करेक्शन आ जाता है, मेरा एएफएस पोर्टफोलियो में कितना डेप्रिसिएशन आता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब ये देखा जाए तो डीलिंग रूम ऑपरेशंस में दो चीजें होती है, एक प्राइमरी ऑप्शंस और डीलिंग रूम रहता है, स्क्रीन बेस्ड होता है। यानी कि प्राइमरी मार्केट जो होता है, प्राइमरी मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी कर सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग में यील्ड बेस होता है, कभी यूनिफॉर्म बेस होता है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में एक जो कट ऑफ आता है उस कट ऑफ के तहत आपको नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग आता है। लेकिन इसमें एक रिस्क काफी होती है कि आपको ऑड लॉट में मिलता है। अगर समझो आपने 5 करोड़ का बिडिंग किया है तो आपको उसमें 5 करोड़ नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, जो भी कट ऑफ आता है ऑड लॉट में 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 35 लाख, लाइकवाइज ऐसे ऑड लॉट में आ जाता है। लेकिन जब मिलने के बाद आप उसको सेल करना चाहो तो बहुत सारे दिक्कतें हो सकती है। सेकंड जो है सेकेंडरी मार्केट, इट्स अ डील, स्क्रीन पे डील होता है, साथ में ओटीसी ओवर द काउंटर भी होता है। आप स्क्रीन पे डील सकते हो, बीड एंड ऑफर वहाँ पे होता है। आप बाइंग करते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव बीड डालना होता है, आप जो सेल करते हो उस टाइम पे आपको ऑफर प्लेस करनी होती है। और एक मार्केट है ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर। अब बहुत सारे ब्रोकर्स आपसे बात करते हैं, सर आप ये लो वो लो वो लो, ये सब बताते रहते हैं, इस पेपर में बाइंग करो, इस पेपर में बाइंग करो, सब बताते रहते हैं। तो उस टाइम पे ओवर द काउंटर डील होता है, फिर उसका जो भी डील उस पे सेटल डील क्लोज करने के बाद फिर से आपको एक बार स्क्रीन पे डालना होता है ओवर द काउंटर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, मैं आपको और एक बता दूं इसमें। जो स्क्रीन जो होता है उसमें स्क्रीन एक तो आप कॉन्स्टिट्यूटिव एचडीएल भी होता है, ये आईडीबीआई की स्क्रीन होती है, एचडीएफसी बैंक की भी स्क्रीन, फेडरल बैंक की भी स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे लिमिटेशंस ये होता है, आप समझो आप एचडीएफसी बैंक से लेते हो, आप जो भी आप डील करोगे, समझो आपने एक सेल एंड परचेस कर दिया तो वहाँ पे उसका नेटिंग जीरो हो जाता है। लेकिन आपने 2 सेल परचेस किया, जो भी आपका बैलेंस वहाँ पे है
उतना वो ब्लॉक हो जाता है। ये थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बाद में आप फर्दर ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन वेयर एज आपने अगर डायरेक्ट मेंबर ले लिया आरबीआई से, एनडीएस का डायरेक्ट मेंबरशिप ले लिया, तो आपको एक बेनिफिट हो जाता है, आप वहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी वहाँ पे पार्क कर सकती है, और उसके साथ में आपको कैश मार्जिन भी रखना पड़ता है। आप एन नंबर ऑफ डील वहाँ पे कर सकते हैं। मेरे अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन पे जब हमारी रैली होती थी, कम से कम नियर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ डील्स होते थे, बहुत सारे सेल परचेस ओटीसी मार्केट से हम बाय करते थे, स्क्रीन पे ही करते थे, बहुत सारा इंट्राडे में ट्रेड होता था। कम से कम जब रैली होते 150-200 करोड़ का टर्नओवर होता था और एक हैंडसम प्रॉफिट भी मिलता था। लेकिन वो ये सब सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे करने का उसका वहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि एचडीएल में सीएचडीएल में करना बहुत मुश्किल है। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर एचडीएफसी की स्क्रीन होती है, जो भी आपके पास बैलेंस रहता है एचडीएफसी बैंक में, वो नॉन सीआरआर के लिए क्वालिफाई होता है। अगर वेयर एज ये आईडीबीआई बैंक में आपकी स्क्रीन होती है तो सीआरआर के लिए क्वालिफाई होता है। इसमें दो और डिफरेंस है। चलिए हो गया ना। अब रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट, टिकट मिल गया ना, नाम से आपको पता है। एचटीएम का जो भी उसका मार्क मार्केट करते हैं, आपको फेस वैल्यू और बुक वैल्यू उसको कंसीडर करना होता है। अगर जो पोर्टफोलियो है आपका, पोर्टफोलियो अगर समझो वहाँ पे प्रीमियम में है, तो उसको आपको अमोर्टाइज करना होता है। वेयरएज एएफएस का जो भी पोर्टफोलियो है, आपको उसको मार्केट करनी होती है, वैल्यूएशन के हिसाब से उसका जो भी नेट ऑफ है उसके हिसाब से आपको उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। हेजिंग टेक्निक्स तो अपने यहाँ पे जो भी बड़े बड़े ट्रेजर है उसके पास फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस होती है, उनके यहाँ पे हेजिंग किया जाता है, लेकिन छोटे बैंकों में नहीं किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इज ऑडिट कंप्लायंस, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी। देखो ये हाफ ईयरली उसका जो भी रहता है, जो इंटरनल ऑडिट एज वेल स्टैट्यूटरी ऑडिटर करते हैं, उसको विद इन 14 डेज में उसका बोर्ड नोटिंग करके भेजना बहुत जरूरी होता है। ये इट्स अ कंप्लायंस पार्ट है। आप जब भी आरबीआई का इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आपके पास आते हैं तो पहले ये देखता है आपने ये पहला कंप्लायंस किया है या नहीं। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अदर देन ट्रेजरी, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्टेटमेंट होता है, एसएलएस। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि 1 to 14 डेज, 15 to 20 डेज, 29 to 3 month डेज, वहाँ पे उसका जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज है तो वहाँ पे दिखाया जाता है। उसके तहत आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, आईआरएस स्टेटमेंट कहा जाता है इसे। इंटरेस्ट रेट जो भी इंटरेस्ट बेरिंग प्रोडक्ट है उसका नेट ऑफ निकाल के हम इस पे कॉल ले सकते हैं कि वेदर बैंक का इंटरेस्ट रेट जो भी कट करना है, बढ़ाना है, या लोन का इंटरेस्ट हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी से आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एलएम पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्शन मिलता है एएलएम कमेटी से, अल्को कमेटी से। अगर समझो आपका जो भी फर्स्ट 3 बकेट में शॉर्टफॉल होता है, तो आपको इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो में कैसे 1 to 15 या 90 डेज में लेके आ सकता हूँ। उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी क्या करनी है, मुझे कौन से पेपर में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये स्ट्रेटेजी एएलएम कमेटी में डिफाइन होती है। इंटरेस्ट रेट सेटिंग, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया। इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अल्को कमेटी में होता है। वेरी लास्ट मैं आपको बता दूं, हमने जो भी देखा है, कंप्लायंस इज नॉन निगोशिएबल, लिक्विडिटी फर्स्ट, रिटर्न लेटर, रेटिंग एंड एक्सपोजर नॉर्म्स नेवर इग्नोर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेटिंग जो बताया, एंड अल्को डिसीजन, individual decision, ALCO decision greater than the individual decisions, right? Yes, thank you everyone। अभी सभी लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत सारे शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो विजय सर, आप अभी हमें सुन पा रहे हैं?
थैंक यू एवरीवन। 30-45 मिनट्स में हमने बहुत सारा कवर करने का सोचा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना वास्ट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विद इन 1 आवर। जो भी मैंने की एरियाज है मैंने कवर करने की कोशिश की, तो होपफुली सबको समझ आया होगा। और कोई किसी के इसके बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, यू मी प्लीज कॉल मी। आई कैन रेडी टू गिव इन इंग्लिश, मराठी एज वेल एज हिंदी। तो विजय सर, एक ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे हेलो, आप सुन पा रहे हैं? सर बोल सकते हैं। हेलो प्रशांत जी, इफ एनीवन, या आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, has very doubts? प्रशांत जी, ओके, इतना हो गया ना? हो गया। हाँ हेलो, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ओके। तो विजय सर, आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, बोलिए सर, कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर क्वेरी, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर। Yeah, so I hope you are able to hear us, sir. Yeah, I am hearing now. Yeah, so I think there is a question that is asked in the chat, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि is it necessary to have a demat account for transacting in commercial papers for the bank? ये शुभम सोमानी जी का क्वेश्चन है, तो क्या बताना चाहोगे? देखो, नॉन एसएलआर पेपर जो भी है वो डीमैट अकाउंट में उसकी पा किया जाता है। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन करना बहुत जरूरी होता है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस जो भी है उसके साथ और भी जो डीमैट एंटिटी है आप उनके पास अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, ये फिजिकल नहीं होता है, ये डीमैट फॉर्म में ही होता है, आपको डीमैट फॉर्म में ही लेना है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट इम्पोर्टेंट होता है। ओके सर, आई थिंक वी आर रनिंग लिटिल लेट, तो अगर किसी को भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछनी है तो अपने आप को अनम्यूट करके इस सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो सर उसका आंसर देंगे। एनीबडी वांट टू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, I think, sir, thank you so much for such a valuable time that you spent with us. जैसे आपने बताया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो हम आगे चल के भी चाहेंगे कि आपसे और ज़्यादा इनपुट ले और आपकी जो जानकारी आप रखते हो इसका भी और ज़्यादा हम अपने कस्टमर के उपयोग में लेके आ पाएंगे। So, thank you so much for all the valuable insight you shared with us, sir. With this, we come to the last section of this संवाद। तो मैं चाहूँगा शरीयू जी थैंकिंग नोट्स सबको बताएं। थैंक यू गिरीश सर। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वक्तागण, आप सभी को मैं शरयू माही सादर नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नए साल एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की 21वीं लिस्टियन संवाद का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यह मंच हम सभी के लिए खुले संवाद, सहयोग और सामूहिक सीख का एक सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। संवाद जैसे कार्यक्रम न केवल हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ाने की दिशा भी दिखाते हैं। मैं विशेष रूप से श्री विजय बोरगांवकर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों और अनुभवों को साझा कर हमें प्रेरित किया है। आज की चर्चाएं और विचार निश्चित रूप से हमारे भविष्य के कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे।
मैं हमारे मोबाइल टीम का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमें हमारे आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन की एक झलक दिखाई। मुझे आशा है कि आप सभी को यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को और पूरी टीम को भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके परिश्रम और समर्पण से यह कार्यक्रम सफल और सार्थक रहा। इसके अतिरिक्त मैं लिस्ट सॉफ्टवेयर तथा आज हमारे साथ जुड़े सभी बैंकों की ओर से श्री विजय जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपके ऐसे ही बहुमूल्य और उपयोगी मार्गदर्शन हमें भविष्य में निरंतर मिलाते रहेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनम्र करती हूँ। एक बार फिर आप सभी को सक्रिय सहभागिता और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि भविष्य में भी ऐसी उपयोगी और प्रेरणादायक कार्यक्रमों में हम सभी साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपकी संध्या शुभ हो। श्री जी, इसी के साथ हम इस संवाद के सत्र को हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये संवाद का सत्र का जो विषय था वो उपयोगी था। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए। थैंक यू।